उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश को सड़कों की बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने करीब 11,500 करोड़ की 45 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नितिन गडकरी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अब देश में हर रोज 32 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं, जिसके लिए वो नितिन गडकरी को धन्यवाद देते हैं। मध्य प्रदेश में भी तेजी से सड़कों का जाल बिछ रहा है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की लक्ष्य की प्राप्ति में सड़कों का बहुत बड़ा योगदान है। पर्यटन स्थलों पर लोगों के आवागमन का बढ़ाने के लिए सड़कों की ये परियोजना काफी कारगर साबित होगी। सड़कों के साथ फ्लाईओवर के अधिकतम निर्माण से विकास और प्रगति मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। वहीं नितिन गडकरी ने भी मध्य प्रदेश की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब कमलनाथ की सरकार थी तब भी और अब शिवराज जी की सरकार है तब भी पर्यावरण को लेकर कई मामलों में अड़ंगा अटकाने का काम होता था, लेकिन अब इनमें तेजी लाई जा रही है। उपचुनाव से पहले इस सौगात को चुनावी रणनीति के तहत जोड़कर भी देखा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में बीजेपी को इन परियोजनाओं से कुछ फायदा मिलता है। प्रदेश की सियासत के केंद्र में एक बार फिर खेत और किसान आ गए हैं। पहले तेज गर्मी और उसके बाद झमाझम हुई बारिश से आए बाढ़ के हालात से किसानों की फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। मालवा निमाड़ समेत प्रदेश के कई इलाकों में सोयाबीन की फसल को जबरदस्त नुकसान हुआ है और कांग्रेस पार्टी ने अब किसानों को तत्काल सर्वे कर राहत देने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि अभी तक खेत में हुए नुकसान का आकलन करना सरकार ने शुरू नहीं किया है। कांग्रेस की मांग है कि किसानों को राहत देने के लिए जल्द से जल्द सर्वे कराकर उनको राहत देने का काम किया जाए। तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया है। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आत्मनिर्भर योजना के तहत किसान हित में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री का दावा है कि राज्य सरकार ने फसल बीमा प्रीमियम की राशि देने के साथ ही किसानों को अनेक योजना के तहत सब्सिडी देने का फैसला किया है ताकि किसान आत्मनिर्भर बन सकें। बहरहाल कुल मिलाकर सबसे बड़ा मुद्दा किसान और खेत हैं, क्योंकि प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में कई सीटों पर किसान निर्णायक भूमिका में हैं और यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस लगातार किसान और खेत के मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। बंगला खाली कराने को लेकर अब भी मंत्रियों के बीच में तकरार जारी है। पूर्व मंत्री लखन सिंह का बंगला आज संपदा की टीम ने खाली कराया। मध्य प्रदेश में अब तक बंगला पॉलिटिक्स जारी है, यानी पूर्व मंत्री बंगला खाली करने को तैयार नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्रियों के बंगले खाली कराने को लेकर सियासत अब भी जारी है, यानी बार बार नोटिस जारी करने के बाद भी पूर्व मंत्री बंगला खाली करने को लेकर तैयार नहीं है। संपदा की टीम ने पूर्व मंत्रियों को 3 से 4 बार नोटिस जारी किया है। बावजूद उसके अब तक पूर्व मंत्री लखन सिंह अपना बंगला खाली करने को राजी नहीं है। ऐसे में संपदा की टीम आज पूर्व मंत्री के 74 बंगले स्थित भी 29 बंगले पर पहुंची और बंगले को सील किया गया। हालांकि संपदा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मंत्री को 3 से 4 बार नोटिस जारी किया गया था। नोटिस जारी करने के बाद भी मंत्री ने बंगला खाली नहीं किया था। ऐसे में आज संपदा की टीम ने पूर्व मंत्री के बंगले को सील किया है। हालांकि मंत्री का सामान अभी भी बंगले के अंदर है। ऐसे में संपदा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगर पूर्व मंत्री को अपना सामान लेना होगा तो इसके लिए उनको संपदा विभाग को आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद ही संपदा विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में सामान खाली कराया जाएगा। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब इस तरह का विवाद सामने आया है। इससे पहले भी पूर्व मंत्रियों के बंगले खाली कराने को लेकर कई तरह की नाराजगी देखने को मिली है। पूर्व मंत्री को लखन सिंह को सामान लेने के लिए आवेदन करना होगा और उसके बाद ही संपदा की टीम उनकी मौजूदगी में सामान को खाली कराएगी। हालांकि जो बंगले को लेकर तकरार है वो पहले से जारी है, यानी कई बार पूर्व मंत्रियों को नोटिस जारी किए गए और नोटिस जारी करने के बाद ही ये जो मामला है वो तकरार पर पहुंचा और तकरार करने के बाद ही कई मंत्रियों ने बड़ी नाराजगी के साथ ही आखिरकार बंगले खाली किए हैं। अहम खबर नागपुर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। संघ के मुख्यालय नागपुर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जहां संघ के प्रमुख नेताओं से उन्होंने मुलाकात की संभावना है। यहां पर जाहिर सी बात है नागपुर पहुंचे हैं तो
आरएसएस प्रमुख से भी मुलाकात के साथ साथ कई लोगों से भी बातचीत होगी। और विस्तार से विश्लेषण के लिए न्यूज 18 एमपी सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, कितना प्रमुख है ज्योतिरादित्य सिंधिया नागपुर पहुंचे हैं? ज्वाइन की है और मेरे सर्वोत्तम संज्ञान के मुताबिक शायद वो पहली बार संघ के कार्यालय गए होंगे नागपुर में। तो जो हमारे सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि पहले उन्होंने जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक हैं डॉक्टर बलिराम केशव हेडगेवार, वो उनके निवास स्थान पर गए। फिर उसके बाद रेशमबाग में हेडगेवार स्मृति मंदिर है, वहां पे जाके उन्होंने फूल चढ़ाए, वहां वो रहे बहुत देर। अभी ये तय नहीं हुआ कि उनकी मुलाकात संघ प्रमुख से हो पाएगी या नहीं, या संघ प्रमुख अभी नागपुर में है भी या नहीं, ये सूचना नहीं आई। लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि संघ के तमाम बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। ये जरूर बात है कि एक दिन का उनका दौरा है नागपुर का, यानी शायद वो आज ही वापस लौट जाएंगे। यहाँ ये जरूर महत्वपूर्ण है कि जो उनकी दादी थी राजमाता सिंधिया, विजया राजे सिंधिया जी, उनका संघ से जरूर नाता रहा है। संघ हमेशा राजमाता को कोट भी करता है। अगर आप देखें तो खुद संघ प्रमुख उनके पार्टी के लिए किए गए बलिदान को हमेशा स्मरण करते हैं अपने भाषणों में। तो एक तरह से घर वापसी के तौर पर हम इसे देख सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर पहुंचे हैं। जी बिल्कुल। प्रवीण जी, अब जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये थोड़ा कनेक्शन भी है राजमाता जी से, और उसके बाद आरएसएस प्रमुख से भी मुलाकात करने की अभी संभावना है, कोई निश्चित तय नहीं है और एक दिन का दौरा है ये। अब राजनीति के हिसाब से यदि देखा जाए, राजनीति की नजर से, तो क्या ये एक सामान्य दौरा ही समझेंगे, ये एक नॉर्मल मुलाकात ही समझेंगे, या इसके पीछे कुछ और भी वजह हो सकती है? देखिए, बहुत बड़े मायने इसके। संघ के दफ्तर में जाना ये असामान्य दौरे की श्रेणी में आता है, क्योंकि आप देखिए कि संघ एक ऐसा इस तरह का अभिभावक है, ऐसा पेरेंट है बीजेपी का, कि उनकी मर्जी के बिना नहीं आने देते वो किसी को भी। मतलब कोई भी व्यक्ति, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यदि जाना चाहेंगे, खुद नरेंद्र मोदी जाना चाहेंगे, तो उन्हें पहले पूर्व अनुमति लेनी होती है वहां पे। वहां तय होता है कि भाई वो अलाउ करेंगे कि नहीं। तो सिंधिया गए, उन्हें वहां जाने की अनुमति मिली। तो इसका मतलब है कि ये संघ भी चाहता है कि वो रिलेशन जो राजमाता के साथ रहे हैं, वो संबंध जो राजमाता विजया राजे सिंधिया ने संघ में रहते हुए संघ की सेवा की है, वो जो नई पीढ़ी में भी नई पीढ़ी वही आत्मसात कर सके। शायद यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को वहां परमिट किया गया। और अभी ये संभावना है कि उनकी और भी संघ के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात हो सकती है। रेणु जी बिल्कुल। प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम विश्लेषण के लिए। तो एक दिन का दौरा है और जैसा कि आपने सुना कि संघ प्रमुख से मुलाकात करने की जो संभावना है और नागपुर जाना, प्रमुख मुख्यालय जाना, ये कोई आम बात नहीं है। यहाँ पर किसी को भी जाना होता है तो पहले अनुमति जरूरी होती है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया यदि आज नागपुर पहुंचे हुए हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत निश्चित तौर पर बातचीत है। और कहते हैं कि राजनीति में सब कुछ बिना वजह नहीं होता है, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यदि नागपुर पहुंचे हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि भी कह सकते हैं उनके लिए, और साथ ही राजमाता जी का जो जुड़ाव है संघ से, उसे भी देख सकते हैं। अनलॉक के साथ तेज रफ्तार पकड़ने वाला कोरोना अब तक जिले में 3000 ही हो चुका है। कल रिकॉर्ड 140 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं और लगातार हर प्रमुख क्षेत्र में अब कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं और लगातार कंटेनमेंट जोन्स में भी इजाफा हो रहा है। बेशक अनलॉक है यानी छूट का दायरा बड़ा है और यही वजह है कि संक्रमण अब कहीं ना कहीं तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इस बीच सेंट्रल जेल भी अब कोरोना की जद में है। शुरुआती दौर में बात करें तो जो 2 मरीज पाए गए थे, वहां अब कल जो रिपोर्ट्स आई उनमें 20 कैदी जो थे वो कोरोना संक्रमित पाए गए। इस वक्त हम सेंट्रल जेल में ही मौजूद हैं जहां तमाम एहतियात जो है वो बढ़ती जा रही है। जेल प्रबंधन का कहना है कि तमाम एहतियातों के बीच ही अलग अलग जो बैरक हैं वो बनाए गए हैं। जो अधिकारियों ने जानकारी दी है वो कहते हैं कि 600 ऐसे कैदी थे जो कि दूसरी अन्य जिलों से या जेलों से यहाँ पर पहुंचे थे, वो कोरोना टेस्ट किए बिना ही यहाँ पर भेजे गए थे और जब उनकी जाँच हुई तो अब तक करीब
करीब जो सो आंकड़ा बताया जा रहा है 56 कैदी जो है वो कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं, जबकि कल जो जांच रिपोर्ट्स आई हैं 140, उनमें से 20 कैदी कोरोना संक्रमित मिले हैं। बेशक लगातार कोरोना की रफ्तार आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी कोरोना ने तेज रफ्तार पकड़ी है। जबलपुर की बात की जाए तो चौथे पायदान में फिलहाल जबलपुर मध्य प्रदेश में है, जहां टोटल आंकड़ा 3339 पर पहुंच गया है। तो विशेष एहतियात बरतनी पड़ेगी, जो कि 2000 से अधिक कैदी वर्तमान में जो है सेंट्रल जेल जबलपुर में बंद है और संक्रमण का दायरा अन्य मरीजों में ना फैले, इसकी विशेष एहतियात यहां पर बरती जा रही है। इंदौर में कोरोना का संक्रमण भयावह रूप लेता जा रहा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या ने पिछले 5 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटों में 265 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आने से और चिंता बढ़ गई है। इंदौर में कोरोना ने अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा छू लिया है। शहर में 265 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जो प्रदेश में एक दिन में मिले कोरोना संक्रमित मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। इसके पहले 16 अप्रैल को 256 मरीज मिले थे, जो अब तक का इंदौर का रिकॉर्ड था। इंदौर में अब तक पॉजिटिव मरीजों की संख्या 11,673 पर पहुंच गई है। इस महामारी से 4 और लोगों की जान चली गई। इसे मिलाकर अब तक 368 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3,354 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 3,078 सैंपल नेगेटिव आए, वहीं 11 सैंपल रिपीट पॉजिटिव रहे। आज स्वस्थ होने पर 214 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया, जिसके बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए मरीजों की संख्या 8,000 के पार चली गई। अब तक 8,088 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। अब शहर में कोरोना वायरस संक्रमण के एक्टिव मरीजों की संख्या 3,217 हो गई है, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इंदौर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को शुरू कराया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान 27 अगस्त को इस अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। 500 बेड के इस अस्पताल को एम्स के टक्कर का माना जा रहा है। ग्वालियर लोकायुक्त ने एक शिक्षक के घर दबिश देकर 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा किया है। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि शिक्षक व्यापम मामले में 2 महीने तक जेल में भी रह चुका है। ग्वालियर लोकायुक्त की करीब 25 सदस्य टीम शिक्षक चंद्र प्रकाश पाठक के घर सुबह 6 बजे दबिश देने के लिए पहुंची। करीब 7 घंटे तक चली इस कार्रवाई में लोकायुक्त ने जांच में ये पाया कि चंद्र प्रकाश पाठक भिंड जिले के गोहद में शिक्षक है और इनकी संपत्ति का खुलासा हुआ, जिसमें इनके पास 12 बीघे जमीन जिसकी कीमत 60 लाख रुपए है। इसके अलावा 2 मंजिला मकान जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। इसके साथ ही चंद्र प्रकाश पाठक के पास से सिक्योरिटी चेक भी बरामद हुए हैं। करीब 15 से 20 लाख रुपए के ये चेक रकम उधार देने की एवज में लिए गए हैं। इससे ये साफ हुआ कि चंद्र प्रकाश ब्याज पर रुपये देने का काम भी करता था। लोकायुक्त ने जब इसके दस्तावेज और इसकी कुंडली खंगाली तो ये खुलासा हुआ कि आरोपी चंद्र प्रकाश पाठक व्यापम घोटाले में आरोपी रह चुका है और इस मामले में 2 महीने जेल भी काट चुका है। लोकायुक्त अब इसकी संपत्तियों और इसकी कुंडली की जांच कर रही है। लोकायुक्त अब शिक्षक के घर से मिले दस्तावेजों से उसकी संपत्ति का आकलन कर रही है। साथ ही ये भी जांच कर रही है कि आखिरकार इसने किस किस को रुपये ब्याज पर दिए हैं। होशंगाबाद जिला न्यायालय में आज चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का लोकार्पण हुआ है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कोर्ट भवन का लोकार्पण किया है। इस कोर्ट भवन की विशेषता यह है कि पास्को एक्ट सहित बाल अपराध जिन बच्चों के साथ घटित हुए हैं, सुनवाई के दौरान उन्हें खेलकूद, मनोरंजन सहित भोजन और तमाम सुविधाएं इस कोर्ट रूम में मिलेंगी। इसके अलावा इस कोर्ट की एक और खास बात यह है कि सुनवाई के दौरान जो पीड़ित बच्चे हैं वह सीधे अपराधियों की पहचान करने के लिए उन्हें देख सकेंगे, लेकिन अपराधी उन बच्चों को नहीं देख पाएंगे। जिले के कालापीपल क्षेत्र में पार्वती नदी पर बने कायरी डैम को पार करने के दौरान आज एक युवक बाइक सहित नदी में जा गिरा। ये युवक अपने गांव से सीहोर जा रहा था और डैम के इस छोटे से रास्ते को बाइक से पार करने के दौरान उसने बाइक से अपना नियंत्रण खो दिया और बाइक सहित नदी में जा गिरा। ये युवक जो है स्थानीय खजूरी क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और गोताखोर मौके पर पहुंचे और युवक को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। वहीं क्षेत्रीय विधायक कुणाल चौधरी ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। गौरतलब है कि कल इसी पार्वती नदी
पर सीहोर जिले की 5 युवतियां पानी में डूब गई थी और इस बड़े हादसे के बावजूद भी लोगों ने सबक नहीं लिया। एक बड़ा हादसा आज खंडवा जिले में भी सामने आया है, जहां पर ओकारेश्वर क्षेत्र में नर्मदा स्नान के लिए गई 2 युवतियां पानी में डूब गई। ये दोनों युवतियां जो है शीतला सप्तमी के मौके पर नदी में स्नान करने के लिए गई हुई थी। इसी दौरान ये पानी के तेज बहाव में बह गई। स्थानीय प्रशासन और गोताखोरों ने खासी मशक्कत के बाद इन दोनों युवतियों के शव को पानी से बाहर निकाला। गौरतलब है कि इस समय बारिश के बाद तमाम नदी नाले उफान पर है और लगातार प्रशासन लोगों से गहरे पानी में जाने के लिए चेतावनी जारी कर रहा है। उसके बावजूद भी लोग इन घटनाओं को नजरअंदाज कर जो है लगातार अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। लगातार हादसों के बावजूद भी लोग जो है सबक नहीं ले रहे हैं और अपनी जान के साथ जोखिम ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है और पहले दिन जिस तरह से जो दिवंगत नेता थे उनको श्रद्धांजलि दी गई है, उसमें से पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को भी श्रद्धांजलि विधानसभा के सदन में दी गई है। और जिस तरह से विधानसभा में सदन में नेता की बात करें तो जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनको श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि वो अजीत जोगी सपनों के सौदागर थे और वो सपने बेचते थे। इसी तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और कहा कि वो उनकी जो यादें हैं वो हमेशा हमारे साथ पे रहेंगी। इसके अलावा आज सदन में जो उनकी पत्नी है और कोटा से विधायक रेणु जोगी ने भी ये आह्वान किया है कि उनकी किताब का विमोचन किया गया है और उनकी किताब का नाम रहेगा सपनों के सौदागर। तो इस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को इस तरह श्रद्धांजलि दी गई है और जो 3 नेता और थे जो दिवंगत हुए हैं उनको भी आज सदन में श्रद्धांजलि दी गई है। उसके बाद सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। नियमितीकरण की एक सूत्री मांग को लेकर के आज प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने विधानसभा घेराव की कोशिश की। रायपुर के बूढ़ा तालाब में पहले धरना प्रदर्शन किया गया और उसके बाद विधानसभा की ओर ये लोग कूच करने लगे, लेकिन रायपुर के स्मार्ट सिटी दफ्तर के सामने ही पुलिस ने इन्हें रोक लिया। अतिथि शिक्षकों का आरोप है कि जब कांग्रेस विपक्ष में थी उस दौरान वादा किया गया था उन्हें परमानेंट करने का, लेकिन बावजूद इसके उनके साथ वादा खिलाफी की गई। जिस तरह से विधानसभा का सत्र भी चल रहा है इस दौरान लगातार प्रदर्शन की भी कवायद चल रही है। कई लोग अपनी मांगों को लेकर के आवाज बुलंद कर रहे हैं और इसी कड़ी में विद्यामितान यानी शिक्षकों ने नियमितीकरण न्याय यात्रा निकाल करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाई। जिले में लगातार कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रहा है, जिसे देखते हुए इलाके अंचल के लोग दहशत में हैं। वहीं अंदरूनी इलाके में नक्सलियों में भी कोरोना का भय दिखा जा रहा है। जिले के घोर नक्सल प्रभावित कोयलीवाड़ा क्षेत्र में नक्सलियों ने भारी मात्रा में बैनर पोस्टर लगाया है, जिसमें उन्होंने ग्रामीणों से कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की अपील करते हुए सुरक्षा बलों को वापस लौटने की चेतावनी दी है। कोरोना संक्रमण में पूरा देश जूझ रहा है। ऐसे में प्रदेश में सभी संक्रमण के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए 18,000 के करीब पहुंच गए हैं। इस संक्रमण को लेकर अब नक्सलियों में भय दिखाई देने लगा है। नक्सलियों के द्वारा इस तरह के बैनर लगाकर कोरोना के बहाने सुरक्षा बलों पर निशाना साधने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नक्सली पिछले दिनों सुरक्षा बल की कार्रवाई से बैकफुट नजर आ रहे हैं, वही अब उन्हें कोरोना के बहाने जवानों पर निशाना साधने का मौका मिल रहा है, जिस पर नक्सलियों ने जवानों पर कोरोना फैलने का आरोप लगाकर ग्रामीणों को अपने ओर खींचने की कोशिश की है। वहीं कुछ दिन पूर्व अंतागढ़ एवं कोयलीवाड़ा क्षेत्र के ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन देकर बीएसएफ जवानों के लगातार कोरोना संक्रमित मिलने के बाद उन्हें सर्चिंग के दौरान गांव की ओर न भेजने की अपील की थी। अब नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को वापस भेजने की बात कहकर ग्रामीणों को अपनी ओर करने की कोशिश की है। तो निश्चित रूप से इसे देखकर उनके द्वारा लगातार ग्रामीणों से संपर्क कर कोरोना से बचाव और सर्चिंग में निकले जवानों को अपने बैरक में रहने के लिए नसीहत दी है। सूरजपुर जिले के अंदरूनी इलाकों में चोरी और उठाईगिरी के वारदातों ने लोगों को परेशान कर रखा है और पुलिस कार्यशैली पर अब सवाल उठ रहे हैं। दरअसल सूरजपुर जिले के भटगांव इलाकों में उठाईगिरी और चोरी की वारदातें रोजाना बढ़ रही है, लेकिन पुलिस के हाथ उठाईगिरी गिरोह और चोरों के गिरबां तक नहीं पहुंच रहे। गौरतलब है कि भटगांव थाना क्षेत्र में उठाईगिरी के पिछले 20 दिनों में 2 वारदातें और आधा दर्जन से ज्यादा चोरी की वारदातें हो चुकी है। जहां उठाईगिरी के मामले में रामनगर के दलसाय और बुंदिया गांव के शिव नारायण दोनों ही बैंक से पैसे निकालने के बाद बाइक खड़ी किए थे और दोनों के ही डिक्की से 50-50 हजार रुपए उठाई गिरोह ने पार कर दिए। दूसरी ओर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटगांव से समरसीबल पंप चोरों ने पार कर दिया है और अस्पताल प्रबंधन पिछले 3 दिनों से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। ऐसे ही दर्जन भर मामले पिछले 1 माह से लगातार भटगांव क्षेत्र में जारी हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस किसी भी पीड़ित को एफआईआर की कॉपी नहीं दे रही।
और सीसीटीवी फुटेज खंगालकर चोरों तक पहुंचने का पुलिस दावा कर रही है। बहरहाल भड़गांव पुलिस की कार्यशैली पर उच्च अधिकारियों की मेहरबानी के कारण उठाई गिरी गिरोह और चोरों के बुलंद हौसले कब तक पस्त होते हैं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली।